हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 72वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं। जो कि आपका खान सर के द्वारा 72वीं बीपीएससी का टेस्ट आपका कराया जा रहा है, उसका हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 35। ये याद रखिएगा, ये आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको ये कंप्लीट कराया जाएगा। आज पार्ट 1 होगा, यानी कि 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आज का आप लोग को पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। पार्ट 2 हम लोग देखेंगे कल। पूरा वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को 1.15x पे जरूर देखिएगा। वीडियो को थोड़ा सा स्पीड आप लोग बढ़ा लीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा, और हाइप का बटन दबाना होगा तो दबा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखिए प्रश्न नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है। अगर आंसर आप लोग को पता होगा भैया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बताइए, शक संबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? शक संबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में इसका आरंभ 78 ईस्वी में होता है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। शक संबंध का आपका आरंभ 78 ईस्वी में होता है। यह कुषाण शासक कनिष्क से संबंधित है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसने 1957 में भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। शक संबंध के संबंध में तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। बताइए, जंजीर ए अदल यानी कि न्याय की जंजीर जो आगरा के किले और यमुना के तट के बीच लटकाई गई थी, किससे संबंधित हैं? तो पर जहांगीर से संबंधित है। ध्यान में रखिए। देखिए, जंजीर ए अदल यानी कि न्याय की जंजीर को सम्राट जहांगीर ने 1605 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय स्थापित किया था। इसे आगरा किले के यमुना नदी के तट पर एक पत्थर के खंभे के बीच लटकाया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि व्यूज इसमें बहुत ज़्यादा आता है। 1000-1500 आदमी देख लेते, लेकिन इसमें सब्सक्राइब मात्र 1 से 2 आदमी करते हैं। इसलिए अच्छा थोड़ा सा मोटिवेट उतना अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं मिलता कि वीडियो बनाए कि नहीं बनाए। सो प्लीज़ आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, उत्तर मेरूर अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस बारे उत्तर मेरूर अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, कथन 1 में यह चोल शासक के शासनकाल से संबंधित है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यह ग्राम समितियों के गठन की प्रक्रिया का वर्णन करता है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी कथन बिल्कुल सही है। देखिए, यह उन समितियों का सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान में रखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उत्तर मेरूर अभिलेख के संबंध में तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो महाबलीपुरम में 81वें रथों को किसके संरक्षण में उकेरा गया था? महाबलीपुरम में 81वें रथों को किसके संरक्षण में उकेरा गया था? किसके संरक्षण में उकेरा गया था? तो ये पल्लव के संरक्षण में आपका उकेरा गया था। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 81वें रथों का निर्माण पल्लव वंश के अधीन मुख्य रूप से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 630 से लेकर 668 ईस्वी में नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। सूची 1 में बोध संगीति है, सूची 2 में आपका स्थान है। बताइए, देखिए प्रथम बोध संगीति कहाँ होता है? बात जब भी हम सेट करवाते हैं, इसमें ये क्वेश्चन आपको हर सेट में मिलना एकदम बेहद जरूरी है, याद रखिएगा। देखिए, बोध संगीति पर किससे संबंधित है? चलिए बताइएगा, प्रथम बोध संगीति पर किससे संबंधित है? चलिए थोड़ा सा इसको हम ऑप्शन भी आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए, बोध संगीति आपका जो है सो आपका राजगिरी से संबंध किस स्थान से संबंधित है? तो आपका राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बोध संगीति आपका कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बोध संगीति जो है सो आपका वैशाली में हुआ था, सबको पता है। तृतीय बोध संगीति आपका कहाँ हुआ? तो तृतीय बोध संगीति आपका पाटलिपुत्र। चतुर्थ बोध संगीति कुंडलवन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम बोध संगीति लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बोध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बोध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और चतुर्थ बोध संगीति आपका कब हुआ था बताइएगा। देखिए, चतुर्थ बोध संगीति कुषाण शासक के कनिष्क के संरक्षण में कुंडल ग्राम यानी कश्मीर में आयोजित की गई थी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। बताइए, हाथी गुफा शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाथी गुफा शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन वाइज हम लोग देखते हैं कि कौन सा कथन सही होगा, वो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में है, यह मूल रूप से नंदू द्वारा बनाई गई
एक नहर की खुदाई का उल्लेख करता है, जो कि बिल्कुल आपका ये तो सही हो जाएगा। इसमें बोल रहा कौन सा सही नहीं है। के संस्कृति में रचित हैं और एक बौद्ध मठ को दिए गए अनुदान को दर्ज करता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। जो बोल रहा कौन सा कथन सही नहीं, तो ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। बाकी यह कलिंग के शासक खारवेल की उपलब्धियों का विवरण देता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी की पहाड़ियों में उत्कीर्ण है, ये भी आपका सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में अनाज और विनिर्मित वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार स्थापित किए गए थे, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। किसके बारे में, क्वेश्चन पे ध्यान रखिए। क्वेश्चन आपका दिमाग से अगर निकल गया, समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन भी आपका दिमाग से चला गया। क्वेश्चन आपका क्या बोला, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियमों के संबंध में क्या बोल रहा था, अनाज और विनिर्माण वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार स्थापित किए थे अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए, बाजार विभाग का प्रभारी अधिकारी दीवान ए रियासत था, जो कि बिल्कुल आपका ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए, इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे 7 का तक क्या हो जाएगा। ये दीवान ए रियासत अलाउद्दीन द्वारा बाजार को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए विभाग का नाम था, ना कि इसका नेतृत्व करने वाले अधिकारी की उपाधि थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीमतों उत्पादन लागत के आधार पर तय की गई है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए, कीमतों उत्पादन लागत के आधार पर तय की गई थी, जो कि बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियमों के संबंध में वो कथन 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भारतीय पुरालेख शास्त्र में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताइएगा, क्योंकि यह संस्कृति में रचित पर्याप्त लंबाई का सबसे प्रारंभिक ज्ञात शिलालेख है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। बताइए, गुप्तकालीन क्या है, मुगलकालीन शब्दों और उसके अर्थों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मुगलकालीन शब्दों और उनके अर्थों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कितने आपका सही सुमेलित हैं, ये आप लोग को बताना है, कितने सही सुमेलित हैं, याद रखिएगा। चलिए, इसका आंसर क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं, इसका ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग, कितने सही सुमेलित हैं। बताइए, कितने आपका सही सुमेलित हैं, ये आप लोग को बताना है। चलिए, आप लोग नहीं बताइएगा तो हम ही बता देते हैं कि 1 में है जात, क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत स्थिति और वेतन का निर्धारण करने वाला संख्यात्मक पद है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही सुमेलित है। ठीक है। सवार, क्या घुड़सवारों की वह संख्या जिससे बनाए रखना एक मनसबदार के लिए आवश्यक था, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही सुमेलित है। देखिए, आपका 3 में आपका दिया हुआ है जागीर, नगद वेतन के बदले राजस्व का आवंटन, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, तीनों का कथन आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों युग्म आपका बिल्कुल सही सुमेलित। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अमरनायक प्रणाली के अंतर्गत नायक किस बात के लिए बाध्य था। तो विजयनगर साम्राज्य की अमरनायक प्रणाली के अंतर्गत नायक किस बात के लिए बाध्य था, नायक किस बात के लिए बाध्य था, तो आवंटित क्षेत्र के राजस्व से सैनिकों की एक सुनिश्चित टुकड़ी बनाए रखने के लिए, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली के तहत नायक कहे जाने वाले सैन्य कमांडरों के क्षेत्र, जिन्हें अक्सर अमरम कहा जाता था, आवंटित किए जाते थे, जहां से वे राजस्व एकत्रित करते थे। इसके बदले में नायकों के लिए यह अनिवार्य था कि वे केंद्रीय विजयनगर शासक की सेवा के लिए सैनिक घोड़ों और हाथियों का एक निर्धारित टुकड़ी बनाए रखें, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 का क्या बोल रहा है, कथन 1 है कारण आर है। पानीपत के तृतीय युद्ध का परिणाम स्वरूप मराठा शक्ति का तत्काल पतन नहीं हुआ था, क्या कथन 1 आपका सही हो जाएगा। तो बिल्कुल कथन 1 आपका सही है। मराठों ने पेशवा माधवराव के नेतृत्व में एक दशक के भीतर उत्तर भारत में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त कर ली थी, ये भी आपका जो बिल्कुल सही है। और ध्यान रखिए, देखिए कथन ए और आर आपका दोनों सही है, और आर जो है ए की आपका सही व्याख्या भी करता है। सबसे बड़ी बात है, आर जो है ए की आपकी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर।
बताइए मध्यकालीन वृत्तांतों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा आपका सही सुमेलित है। तो मध्यकालीन वृत्तांतों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आप लोग को याद रखिएगा। देखिए ऑप्शन वाइज देखते हैं कि कौन सा सही सुमेलित है, पता चल जाएगा। देखिए तारिक फिरोज शाही क्या जियाउद्दीन बरनी द्वारा रचित एक वृत्तांत है, जो कि बिल्कुल आपका ये तो सही है। इसमें बोला कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आइए ने अकबरनामा का अंतिम भाग, जो कि बिल्कुल आपका सही है। तुझे के जहांगीर का स्मरण, बिल्कुल आपका ये सही है, एक तो बच्चों आपको बता देगा ये। देखिए पदशाहनामा औरंगजेब के शासनकाल का विवरण, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। देखिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखिए पदशाहनामा जहांगीर के शासनकाल का एक आधिकारिक इतिहास है। किसके बारे में, जहांगीर, याद रखिए किसके बारे में आपका है, तो शाहजहां के बारे में। यहाँ लिख देते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, शाहजहां ध्यान रखिएगा। देखिए पदशाहनामा शाहजहां का शासनकाल का एक आधिकारिक हिस्सा है, ना कि औरंगजेब का, ना कि औरंगजेब का। यहाँ पे औरंगजेब लिखा हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। बताइए अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यदि एक निश्चित तिथि तक राजस्व का भुगतान नहीं किया जाता था तो जमींदार की जमींदारी जब्त कर ली जाती थी, जो कि बिल्कुल आपका ये भी वाजिब बात है, बिल्कुल सही है। इस तरह की जब्ती का प्रावधान करने वाले नियम को सूर्यास्त कानून के रूप में जाना जाता था, ये भी आपको बिल्कुल सही है। स्थायी बंदोबस्त के संबंध में तीनों कथन आपको बिल्कुल सही है। इस सब क्वेश्चन को याद करना बेहद जरूरी है। अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। बताइए 1813 का चार्टर अधिनियम का महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यावसायिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए 1813 के चार्टर अधिनियम का मुख्य रूप से इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था और भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश नागरिकों, निजी व्यापारियों के लिए खोल दिया था। हालांकि कंपनी के चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर अपना एकाधिकार बनाए रखा था, जो अगले 1833 चार्टर अधिनियम तक जारी रहा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। बताइए इलवर्ट बिल विवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलवर्ट बिल विवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन ए में इस बिल का उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को मुफ्सिकल यूरोपियन लोगों को मामले की सुनवाई की अनुमति देना था, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जैसे लॉर्ड रिपन के वायसराय काल के दौरान पेश किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लिएगा, वीडियो को 1.15x पे देखिएगा। देखिए 1 सही है, 2 भी सही है, 3 में देखिए इसके विरुद्ध हुए आंदोलन ने भारतीयों को संगठित विरोध का महत्व को समझाया, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कहता है आपका इलवर्ट बिल के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो आपको तीनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम मुख्य रूप से किसके लिए याद किया जाता है। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम मुख्य रूप से किसके लिए याद किया जाता है, तो को सिफारिश के माध्यम से अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को लागू करने के लिए याद किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम मुख्य रूप से भारतीय विधान परिषद की संरचना की पहली बार अध्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को पेश करने के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। चलिए मिलान करने वाला आ गया, चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए सूची 1 में कांग्रेस का अधिवेशन है, सूची 2 में आपका संबंधित घटना दी है। कोलकाता 1906 कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता 1906 से संबंधित घटना, कौन सा संबंधित घटना हो जाएगा, स्वराज प्रस्ताव को अपनाना, याद रखिएगा। ठीक है, सूरत 1907 का संबंधित घटना आपको कौन सा हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा नरमपंथी गर्मपंथी के बीच विभाजन, याद रखिएगा। लखनऊ 1916 कांग्रेस के अधिवेशन, लखनऊ 1916 कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित घटना कौन सा हो जाएगा, संबंधित घटना हो जाएगा मुस्लिम के
साथ समझौता, मुस्लिम लीग के साथ समझौता, नागपुर 1920 ये हो जाएगा भाषाई के आधार पर पुनर्गठन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो 1916 के होम रूल लीग की स्थापना के क्रमशः किसके द्वारा की गई थी? बताइए 1916 की होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के बीच में आपका किया गया था, ध्यान में रखिएगा। होम रूल लीग की स्थापना आपको कौन किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट किए थे। रोलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में इसने जूरी के बिना राजनीतिक आधारों पर मुकदमा चलाने का अधिकार दिया, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 2 में इसे बिना मुकदमे से संबंधित इसने बिना मुकदमे के संदिग्धों के हिरासत में रखने की अनुमति दी, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 3 में है आपका इसे प्रत्येक निर्वाचन भारतीय सदस्य के विरोध के बावजूद पारित किया गया था, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। रोलेट एक्ट के संबंध में तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है और मोस्ट VVI क्वेश्चन ये भी आपका बनेगा, ध्यान में रखिएगा। तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा मांग 1928 के नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं था? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी मांग 1928 की नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं था? तो नेहरू रिपोर्ट में तत्कालिक लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता आपका जो है सो ये आपका नेहरू रिपोर्ट 1928 में शामिल नहीं था, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की। 1932 के पुनः पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। टाइम बिल्कुल भी नहीं है भैया, आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे एकदम। कौन सा कथन सही है, किसके बारे में? 1932 के पुनः पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में आपका बोल रहा है इसने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर आरक्षित सीटों की व्यवस्था की, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कथन 2 में आपका है आरक्षित सीटों की संख्या सांप्रदायिक चंपाट के तहत प्रदान की गई सीटों की तुलना में अधिक थी, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा, बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। बताइएगा, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1940 के अगस्त प्रस्ताव महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने पहली बार स्वीकार किया कि संविधान का निर्माण मुख्य रूप से भारतीयों की जिम्मेदारी थी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की और क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रखना है। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 में इसने एक संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इसने प्रांतों को 3 समूहों में बांटने का प्रस्ताव दिया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इसने प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एक संविधान सभा का प्रावधान किया था, जो कि बिल्कुल आपका ये भी कथन बिल्कुल सही है। आप लोग को पता होगा ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया था और इसके कार्यों को राष्ट्रमंडल के संबंध में कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत का सचिव पद, जो ऐतिहासिक रूप से भारत का शासन के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री होते थे, यह पद 1858 में भारत सरकार अधिनियम में चला आ रहा था, जब क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा शासन अपने हाथ में ले लिया। 15 अगस्त 1947 को इसे समाप्त कर दिया गया था। कब? 15 अगस्त 1947 को समाप्त कर दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। देखिए अभिकथन 1 है, कारण आ रहा है। अभिकथन 1 में क्या, स्वदेशी आंदोलन ने बंगाल में स्वदेशी शिक्षा को बहुत बल दिया, जो कि अभिकथन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। कारण आर में सहकारी नियंत्रण से बाहर शिक्षा प्रदान करने के लिए 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। कि ए और आर आपका दोनों कथन सही है और आर ए की आपका सही व्याख्या भी करता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी जितना सेट हम बीपीएससी का खान सरकार का जो करवाए हैं,
सबसे ईजी सेट आपको सिर्फ इसी में आ रहा है। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में यह लॉर्ड रिटन के वायसराय काल के दौरान लागू किया गया था। एक बच्चों आपको ये आंसर बता देगा। देखिए, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्रों पर भी समान रूप से लागू होता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, यह अधिनियम केवल वर्नाक्यूलर यानी भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर लागू होता था, अंग्रेजी भाषा के प्रेस पर नहीं। अंग्रेजी भाषा के प्रेस पर आपका नहीं लागू होता था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। देखिए, इसे लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में कथन 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 की ओर। आंदोलनों और उसके शुरू होने के वर्षों के विनिर्माण युग्मों पर विचार कीजिए। युग्मों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने आपका सही सुमेलित हैं, ये आप लोग को बताना कि कितने आपका सही सुमेलित हैं, कितने सही सुमेलित। देखिए, असहयोग आंदोलन 1921 क्या आपका सही सुमेलित है। क्या बोल रहा है, आंदोलन और उसके शुरू होने के वर्षों। क्या असहयोग आंदोलन 1921 में आपका शुरू हुआ था? क्या शुरू हुआ था? चलिए आंसर बताइए। तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ये आपको 1921 में आपका नहीं शुरू हुआ था, आपका 1920 में हुआ था। और कौन किए थे? तो महात्मा गांधी किए थे। देखिए, असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। ये आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ 1921 दिया हुआ था, यहाँ पर 1920 लगा दीजिएगा, अगस्त 1920 में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत गांधी जी के दांडी मार्च नमक सत्याग्रह के साथ हुई थी, जो 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये भी आपको बिल्कुल सही मिलान है, याद रखिएगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन और गांधी जी के करो या मरो के आह्वान के साथ शुरू हुआ था। तीनों कथन आपको बिल्कुल सही सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? किसके नेतृत्व में की गई थी? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के आपका नेतृत्व में किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 में इसकी शुरुआत बंबई में सिग्नल प्रशिक्षण पोत तलवार पर हुई थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके तत्कालिक कारणों में खराब भोजन और नस्लीय भेदभाव को लेकर शिकायतें शामिल थीं, ये भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके कांग्रेस और लीग नेताओं की सलाह पर वापस ले लिया गया था, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के संबंध में तीनों कथन आपका बिल्कुल सही, तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसने प्रांतों में द्वैत शासन और केंद्र में प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की, जो कि सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 में विधि के समझ समानता का अवधारणा ब्रिटिश मूल की है और इसका तात्पर्य किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी विशिष्ट विशेषाधिकार के अनुपस्थिति से है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है और इसका तात्पर्य समान परिस्थितियों के समान व्यवहार से है, ये भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तीन कथन तीन आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। मतलब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में संसद किसी भी सदन को मनोनीत सदस्य का हिस्सा है, इसका हिस्सा नहीं होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सभी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसका हिस्सा होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए
सभी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं। केवल दिल्ली और पुदुचेरी विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाएं ही शामिल हैं। याद रखिएगा, बिना विधानसभाएं वाला केंद्र शासित प्रदेशों जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निर्वाचन मंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। 3 में देखिएगा, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं को एक संविधान संशोधन द्वारा इसमें शामिल किया गया है। अभी हम जस्ट बताए हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए, राज्य विधान परिषदों के सदस्य इसका हिस्सा नहीं होते हैं, जो कि बिल्कुल कथन 4 भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के संबंध में तीनों कथन 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। 1, 3 और 4। अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? आपका 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो निम्नलिखित में से किन विवादों में सर्वोच्च न्यायालय का अन्य मूल क्षेत्राधिकार है? निम्नलिखित में से किन विवादों में सर्वोच्च न्यायालय का अन्य मूल क्षेत्राधिकार है? क्षेत्राधिकार है, तो क्षेत्राधिकार कौन कौन सा है? तो ये आपका केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच हैं, एक और केंद्र तथा कोई या एक अधिक राज्य और दूसरी और एक से एक अधिक अन्य राज्यों के बीच। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ भैया? एक और एक तथा कोई एक या अधिक राज्य और दूसरी और एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच। तीनों का कथन आपका बिल्कुल सही है। आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर क्लास एक बार अच्छा लग रहा होगा भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने से पहले किस संस्था का परामर्श किया जाना अनिवार्य है? किसका किया जाना आपका अनिवार्य है? जो आपका ग्राम सभा का किया जाना अनिवार्य है। देखिए, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन से जानते हैं। देखिए, पंचायत यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 पेशा के तहत विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने तथा ऐसी परियोजनाओं से संभावित व्यक्ति का पुनर्निवास से पहले ग्राम सभा या उचित स्तर पर पंचायतों में परामर्श किया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 की ओर। तो निम्नलिखित पढ़ रहे हैं। भारत में अधिवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसका? भारत में अधिवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 में एक व्यक्ति के समय यह केवल एक ही अधिवास रख सकता है, अधिवास रख सकता है, जो कि बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2 में हो जाएगा मूल अधिवास तब तक बना रहता है जब तक कि नया अधिवास प्राप्त नहीं कर लिया जाता है। ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 गलत है, 4 गलत है। भारत में अधिवास का संबंध में कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। देखिए, बताइएगा, भारत के मूल संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ये आप लोग को बताना है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो बताइए इसका आंसर। तो आप लोग को तो बहुत शानदार और बढ़िया से पता होगा आप लोग को। अपनाए जाने के समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा 3 के बारे में जानते हैं। देखिए, 26 नवंबर 1949 को सभी प्रावधान लागू नहीं हुए थे। संपूर्ण संविधान के 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। मूल संविधान की नागरिकता से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जो कि बिल्कुल आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 4 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ता है, भारत का आकस्मिकता निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन सा कथन सही नहीं है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, भारत की आकस्मिकता निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन 1 में इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 267 के तहत की गई थी, जो कि कथन 1 तो आपका बिल्कुल सही है या फिर गलत है? बताइए, क्या आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसमें बोला कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रपति अप्रत्याशित व्यय के लिए इस निधि से अग्रिम राशि को स्वीकृत दे सकते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही है। इस निधि राष्ट्रपति की और वित्त सचिव द्वारा रखी जाती है। ये भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस निधि में किए गए व्यय के लिए संसदीय अंगीकृत आवश्यक नहीं होते, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा।
तो बोल रहा था कौन सा कथन सही नहीं है, भारत की अक्षमयता निधि के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की। अभिकथन एक है कारण आर। अभिकथन एक में किसी आरोपी को उंगलियां से निशान देने के लिए बाध्य करना अनुच्छेद 20 के 3 का उल्लंघन नहीं करता है। क्या अभिकथन एक आपका सही हो जाएगा, तो अभिकथन एक आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में उंगलियों के निशान भौतिक साक्ष्य हैं और ये गवाही संबंधी साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। तो ए और आर आपका दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद करते जाइएगा, हर क्वेश्चन को सुनते जाइएगा। अगर सेट लगा रहे होंगे तो बताइएगा कि आप लोग का कितना नंबर आ रहा है। अगर इसका आप लोग को पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, केंद्र और राज्य के विधियों के बीच असंगति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका गलत है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। देखिए, अनुच्छेद 254 केंद्र और राज्य के विधियों के बीच असंगति से संबंधित हैं, ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का स्वीकृत किसी राज्य के विधि को उच्च राज्य के भीतर प्रभावी रहने की अनुमति दे सकती है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार का स्वीकृत संसद को राज्य की विधि को अधिभावी करने के अस्थायी रूप से रोकती है, जो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, केवल 3 आपका गलत है। 41 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो हिमालय क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो हिमालय क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त वर्णनों निम्नलिखित में से किस हिमालय श्रेणी का है, बताइएगा। उपयुक्त वर्णन किस हिमालय क्षेत्र का कर रहा है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, नंदा देवी इस क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख चोटियों में से एक हैं, बिल्कुल एक हैं, याद रखिएगा। अदू में है तो ये तो हमको लग रहा है महान हिमालय का कर रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री हिमनद इसी क्षेत्र से निकलता है, बिल्कुल आपका महान हिमालय का ये आपका बात कर रहे हैं। इस मध्य हिमालय की ऊंची पर्वत चोटियां हैं, जो कि बिल्कुल आपका महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं। तो ध्यान रखिए, हिमालय क्षेत्र के निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका किस हिमालय का आपका वर्णन कर रहा है, तो आपका महान हिमालय का आपका वर्णन किया जा रहा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पर्यटन संसाधन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पर्यटन संसाधन नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये आपका थीम पार्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। निम्नलिखित में से खनिजों के किस समूह का उड़ीसा भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। निम्नलिखित में से खनिजों के किस समूह का उड़ीसा भारत में सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक तो आपका बॉक्साइट, क्रोमाइट और लो अयस्क हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसे छोटा छोटा क्वेश्चन को उतना सोल्यूशन नहीं सुनिएगा, वही ठीक रहेगा। लेटराइट मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना कि कौन सा कथन सही है। कथन एक में यह उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा की स्थितियों में विकसित होती हैं, जो कि बिल्कुल आपका लाजमी सी बात है, बिल्कुल सही है। यह लोह अयस्क और एल्युमिनियम यौगिक से समृद्ध होती हैं, ये भी कथन सही है। यह अत्यधिक उपजाऊ होती है और अनाज का गहन खेती के लिए उपयुक्त होती है, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 आपका सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। दामोदर घाटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन 1 में यह मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार पर स्थित है, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र में स्थित है, जो कि बिल्कुल आपको ये भी सही हो जाएगा। दामोदर हुगली एक महत्वपूर्ण नदी है, ये भी आपका सही हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी की स्थापना 1948 में की गई थी, ये भी आपका बिल्कुल सही। चारों कथन आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी के संबंध में चारों कथन सही। आप लोग पढ़ते भी जाइएगा, ऐसा बात नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वही सुनते जाइएगा, आप खुद से भी पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। केरल तट के मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्रोत है। केरल तट की मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्रोत है। किसका प्रमुख स्रोत है, तो आपको थोरियम का प्रमुख स्रोत है, याद रखिएगा। देखिए, केरल तट विशेष रूप से कोल्लम जिले में कवरा क्षेत्र के किनारे पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत भारत में थोरियम की प्रमुख स्रोत है।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की। बंदरगाहों और उनके संबंधित राज्यों निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बंदरगाहों और उनके संबंधित राज्यों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कितने आपका सही सुमेलित हैं, ये आप लोग को बताना है, कितने आपका सही सुमेलित हैं। कथन एक में आपका पारादीप उड़ीसा बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। देखिए पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के तट पर महानदी डेल्टा के मुहाने के पास स्थित है। दो में है कांडला गुजरात, ये भी आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। देखिए कांडला जिसका नाम अब क्या है, दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, गुजरात के कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। तीन में है एन्नोर आंध्र प्रदेश, जो कि बिल्कुल आपका ये भी गलत मिलान है, बिल्कुल गलत मिलान है। देखिए एन्नोर बंदरगाह जिसका नाम अब कमराजर बंदरगाह कर दिया गया है, यह तमिलनाडु के चेन्नई के ठीक उत्तर में स्थित है, ना कि आंध्र प्रदेश में। कहाँ, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये लिख देते हैं तमिलनाडु। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तो केवल दो कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। प्रवाल भित्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका गलत है, ये आप लोग को बताना है। यहाँ ध्यान दीजिए कौन सा कथन गलत है। चलिए देखिए कथन एक में आपका क्या बोल रहा है। देखिए ये समानता उथले गर्म और स्वच्छ उष्णकटिबंधीय जल में विकसित होती है, जो कि बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। दो में है प्रवाल विरंजन तब होता है जब प्रवाल अस्थायी रूप से अपने कैल्शियम कार्बोनेट के ढांचे को खो देते हैं, जो कि बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा। कि मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में विस्तृत प्रवाल संरचनाएं पाई जाती है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 आपका बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवाल भित्तियों के संबंध में कथन 1 और 3 आपका सही है, तो 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए इनमें से कौन सा शहर भौगोलिक दृष्टि से सबसे पूर्व में स्थित है। बताइए इनमें से कौन सा शहर भौगोलिक दृष्टि से सबसे पूर्व में स्थित है। सबसे पूर्व में तो आपका बस एक ही शहर है, आप लोग को याद आता होगा आपका। देखिए सेंटियागो है, कौन सा, सेंटियागो है, सबसे पूर्व में आपका स्थित शहर है। 50 नंबर प्रश्न, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा महासागरीय भ्रंश क्षेत्र मध्य अटलांटिक कटक के दो भागों में विभाजित करता है, तो आपका रोमांचे गर्त आपका दो भागों में विभाजित करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 के। निम्नलिखित में से किस देश को दोहरा स्थलरुद्ध देश नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से किस देश को दोहरा स्थलरुद्ध देश नहीं माना जाता है, तो कौन सा नहीं माना जाता है, तो आपको मंगोलिया को आपका स्थलरुद्ध देश नहीं माना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। थोड़ा सा देखिए ये मेरा तबीयत उतना ठीक नहीं है, इसीलिए हम थोड़ा सा उतना डिफिनेशन नहीं करवा पा रहे हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडलीय संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। इसमें कथन है निष्कर्ष वाला सिर्फ क्वेश्चन में आता है। देखिए क्षोभ सीमा भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक ऊंचाई पर स्थित होती है, जो आपको बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए क्षोभ सीमा वास्तव में ध्रुवों 8 से 10 किलोमीटर की तुलना में भूमध्य रेखा के ऊपर अधिक ऊंचाई 1718 किलोमीटर पर स्थित होती है। दो में आपका संताप मंडल ओजोन के सांद्रता का कारण ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। 3 में है मध्य सीमा पृथ्वी के संपूर्ण वायुमंडल में सबसे ठंडे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद कि पृथ्वी के वायुमंडल संरचना के संबंध में कथन 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 कथन आपका सही है। आगे बताइए नाभिकीय रिएक्टरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 में मंदक रिएक्टर में तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। भारी जल और ग्रेफाइट न्यूट्रॉन मंदक के रूप में कार्य कर सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 में आपका है बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ध्यान में रखिए बिल्कुल गलत। 4 भी आपका बिल्कुल गलत है। नाभिकीय रिएक्टरों के संबंध में 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 54 के। ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, तो पूरा आंतरिक परावर्तन पर आपका निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 की। थोड़ा सा तबीयत खराब हो रहा भी है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में निकल जाते हैं। क्योंकि अभिकथन 1 है, कारण आर है। तेज धूप में अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर व्यक्ति तुरंत स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, क्या बोल रहा है, तेज धूप से अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है।
देखिए रॉड कोशिकाओं में मौजूद वर्णन रेडोप्सिन को पुनर्जीवित होने में समय लगता है, ये भी आपको बिल्कुल सही है। देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या आपका करता ही, यही सबसे बड़ी बात है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए रॉड कोशिकाओं में मौजूद वर्णक रेडोप्सिन को पुनर्निर्मित होने में समय लगता है, जो कि बिल्कुल आपका आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56 के स्रोत और प्रक्षेप की सापेक्षा गति के कारण ध्वनि की आभासी आवृत्ति में परिवर्तन घटना की क्या कहलाती है। स्रोत और प्रत्येक की सापेक्ष गति के कारण ध्वनि की आभासी आवृत्ति में परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है। बताइए इसकी घटना आपका क्या कहलाती है, तो ये आपका डॉपलर प्रभाव कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न बताइए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कथन एक में इसके लिए अत्यधिक उच्च तापमान कि दाब की आवश्यकता होती है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यह सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 3 आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58 की ओर। बताइए एक भू अस्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाना चाहिए। एक भू अस्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाना चाहिए तो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूमध्य रेखीय तल में स्थापित किया जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 59 की ओर। देखिए एक तो तबीयत खराब है भी और ऊपर से अभी जाके हमको खाना भी बनाना है, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि खाना नहीं बनाएंगे तो खाना खाएंगे क्या। देखिए टाइम कितना हो रहा है, 8:53 देखिए अभी बज रहा है। देखिए उपकरणों और उनके द्वारा मापी जाने वाली राशियों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपकरणों और उनके द्वारा मापी जाने वाली राशियों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कितने आपका सही सुमिलित हैं, ये आप लोग को बताना है। तो एक में आपका मैनोमीटर गैसों का दाब, जो कि बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। पायरोमीटर अत्यधिक उच्च तापमान, बिल्कुल आपका सही मिलान है। आपका देखिए 3 में आपका है लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, बिल्कुल ये तो आपका बिल्कुल सही है। आपको गांव में हर कोई बता देगा लैक्टोमीटर से आपका दूध की शुद्धता को मापा जाता है। मतलब टेस्ला इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। मतलब टेस्ला इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व का मापन के लिए किया जाता है। 61 नंबर प्रश्न अभिकथन एक है कारण आ रहा है प्रेशर कुकर में ऊंचाई वाले स्थानों पर रखना पकने का समय कम हो जाता है। मतलब प्रेशर कुकर में ऊंचाई वाले स्थानों पर खाना पकाने का समय कम हो जाता है। कारण आर में दिया हुआ जल की सतह ऊपर दाब बढ़ने पर इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जो कि बिल्कुल आपका क्या, तो वो बिल्कुल सही है। देखिए कथन आर ए की सही तो व्याख्या करता ही है, तो ये और आर दोनों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न 62 की ओर। नाभिकीय ब्रिडियर रिएक्टर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नाभिकीय ब्रिडियर रिएक्टर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन एक में है कौन सा कथन सही बोल रहा है। देखिए सही आपको कौन सा हो जाता है, इसमें से विखंडन पदार्थ का खपत करता है जिसे अधिक का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 62 की। बताइए भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपका D2O है, याद रखिएगा। बताइए सल्फाइड अयस्क को वायु को प्रचुर मात्रा में गर्म करके उसके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो भर्जन कहलाती है। बताइए मिश्र धातुओं और उसके प्रमुख घटकों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कितने आपका सही सुमिलित हैं, ये आप लोग को बताना है कि कितने आपका सही सुमिलित हैं। देखिए पीतल, तांबा और जस्ता क्या आपका सही सुमिलित है, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। कांसा, तिंबा और टीन बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। जर्मन सिल्वर, तांबा, जस्ता और निकेल ये भी आपको बिल्कुल सही मिलाना है। ध्यान रखिए तीनों आपका जो है बिल्कुल सही मिलाना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से ओजोन परत की क्षय के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका जो है ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी है। अतः निम्नलिखित में से क्या हिमकारी मिश्रण साधारण नमक का उपयोग से संबंधित हैं। तो निम्नलिखित में से क्या हिमकारी मिश्रण में साधारण नमक के उपयोग से संबंधित हैं, तो संबंधित हैं तो बर्फ के हिमांक को कम करना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 68 की ओर। चलिए इसका आंसर प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लोग छोड़ने वाले हैं, देख लीजिएगा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आप लोग को प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70 की ओर। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है
ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र आपका क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का आपका रासायनिक सूत्र बहुत अच्छा था, देखिए हमको याद था, क्या हो जाएगा तब का, हाँ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए पदार्थ और उसके सामान्य नामों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने आपका सही सुमेलित है, ये आप लोग को बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा आपका सही सुमेलित है, तो ये आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल भैया बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। सोडियम कार्बोनेट डेकहाइड्रेट वॉशिंग सोडा, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही मिलान है। 3 में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है यार। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, तो तीनों युग्म आपको बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कार्बोरंडम जो है सो आपका कार्बन का अपरूप नहीं है। 73वां प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टार्डिग्रेड को सुप्त उत्तरजीविता अवस्था को संदर्भित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टार्डिग्रेड की सुप्त उत्तरजीविता अवस्था को संदर्भित करता है? तो आपका क्रिप्टोबायोसिस को आपका करता है, संदर्भित करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74 के निम्नलिखित में से कौन सी अंटार्कटिक आइस फिश, निम्नलिखित में से कौन सी अंटार्कटिक आइस फिश की एक विशिष्ट विशेषता है? एक विशिष्ट विशेषता है, तो एक विशिष्ट विशेषता इसमें से लाल रक्त की कोशिका के अभाव होता है। इसमें लाल रक्त की कोशिका का आपका अभाव होता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए अंटार्कटिक आइस फिश केरुकियो के कशेरुकियों में अद्वितीय है, क्योंकि इसमें से लाल रक्त की कोशिका का ऑक्सीजन से ले जाने का वर्णन हीमोग्लोबिन की कमी होती है। यह इसलिए संभव है क्योंकि यह अत्यधिक ठंडे ऑक्सीजन में समृद्ध अंटार्कटिक पानी में रहते हैं, जहां ऑक्सीजन अधिक आसानी से घुल जाती है और यह नकली रक्त में प्लाज्मा के माध्यम से पर्याप्त रूप से प्रवाहित हो सकती है। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में भरपाई के लिए आइस फिश ने अधिक प्लाज्मा प्रसारित करने और ऑक्साइड को आपूर्ति को अधिकतम करने के लिए बड़े रक्त का मात्रा, बड़े दिलों के रक्त वाहिकाओं के धन्य नेटवर्क जैसे अनुकूलन विकसित किए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 75 के मनुष्य में रक्त और वायु के बीच गैसों का विनिमय कहाँ होता है? चलिए इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।